A turbulent time, the 1905 revolution. सो टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है एक तरीके से हंगामा होना या बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाना। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से रशिया में 1905 में रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पे किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। और फिर 1905 में बहुत सारे इवेंट्स हुए जिनको हमने रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो ये चीज़ हम इस पूरे सेक्शन में देखेंगे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। जब हमने 1914 वाला सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने ये जाना था कि रशिया में 1914 में किस तरीके की सिचुएशन थी, उसमें हमने देखा था कि रशिया में उस टाइम पे सार निकोलस टू जो है वो रूल कर रही थी। इसका मतलब उस टाइम पे रशिया में क्या थी, ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पर्सन किसी जगह पे रूल करे या कंट्रोल करे, या फिर जितनी भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है, सो उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। बेसिकली राजा वाला सिस्टम है कि राजा जो है वो किसी जगह पे कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. अब जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से जो 1789 वाला इवेंट है उसके बाद जो लुई 16 थे उन्होंने नेशनल असेंबली को असेंट दे दी थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी असेंट दे दी थी कि ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से अंडर रह के काम करेंगे, वो नेशनल असेंबली की एडवाइस में रह के काम करेंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से लुई 16 के साथ हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही थी जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा, तो ऐसे ही बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में ऐसा देखने मिल रहा था कि अलग अलग जो रूलर्स थे उन्हें लोगों की डिमांड के आगे झुकना पड़ रहा था। लोग और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। बट जो सार निकोलस टू हैं उनके केस में ऐसा नहीं था। अभी तक उनके ऊपर कोई भी इस तरीके की डिमांड नहीं आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है। तो वो किसी भी पार्लियामेंट के अंडर रह के काम नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो कि उनकी पावर को चेक करेगा। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो रशिया में जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि इस तरीके से ऑटोक्रेसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स ऐसे लोग होते हैं जो कि पर्सनल लिबर्टी पे फोकस करते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो ये डिमांड करते हैं कि हर एक पर्सन को फ्रीडम होना चाहिए अपने मुताबिक काम करने का। जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, उसको उसका फ्रीडम होना चाहिए। Together with the Social Democrats and Socialist revolutionaries, they worked with the peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. अब लास्ट वीडियो में हमने सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिटेल में समझा था। सोशल डेमोक्रेट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि ये मानते हैं कि जो सोशलिज्म है वो वर्कर्स के थ्रू आ पाएगा, एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते थे कि जो सोशलिज्म है वो पेजेंट्स के थ्रू आ पाएगा। तो जो लिबरल्स थे उन्होंने दोनों से ही मदद ली। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, दोनों ही ग्रुप से उन्होंने मदद ली, दोनों ही ग्रुप्स का सपोर्ट लिबरल्स को मिला। इसका मतलब पेजेंट्स एंड वर्कर्स दोनों का ही सपोर्ट लिबरल्स को मिला इस डिमांड को रेज करने में कि ऑटोक्रेसी जो है वो हटनी चाहिए। और इन सभी लोगों के साथ मिलके लिबरल्स ने क्या डिमांड किया 1905 में कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. अब सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ साथ जो लिबरल्स हैं उनको और भी लोगों ने मदद की और भी लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी लिबरल्स को सपोर्ट किया। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? ये भी एक तरीके से फ्रीडम चाहते हैं, ये भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बट नेशनलिस्ट ये चाहते हैं कि एक देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उनका जो नेशन है, जिस देश में वो रह रहे हैं, वो किसी और के हाथों से दूर हो जाए, उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो, बल्कि हमारे जो खुद के लोग हैं, उनके जो खुद के लोग हैं वो उस देश पे कंट्रोल करें, वो उस देश पे रूल करें। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया, तो एज अ नेशनलिस्ट हम क्या उम्मीद करेंगे, हम क्या डिमांड करेंगे कि हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल ना करें, वो हमारे देश से चले जाएं और हमारे देश के खुद के जो लोग हैं वो इसको कंट्रोल करें, वो इस पे रूल करें। तो ये होगा नेशनलिज्म। सो बेसिकली नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो नेशनलिस्ट हैं वो नेशन की इंडिपेंडेंस चाहते हैं,
बट लिबरल्स जो हैं वो किसी पर्सन की, मतलब वो पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, वो पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं कि हर एक इंसान को भी फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक इंसान को ये हक होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम कर सकें। सो लिबरल्स को नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला, सोशल डेमोक्रेट्स का सपोर्ट मिला, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का सपोर्ट मिला, इसके साथ साथ उन्हें मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिला। ऐसे मुस्लिम्स जो जदीदिस्ट थे। जदीदिस्ट कौन है? ये इस तरीके के मुस्लिम्स हैं जो कि रिफॉर्मर्स हैं, जो कि रिफॉर्म चाहते हैं, मतलब चेंजेस चाहते हैं। ये ऐसे मुस्लिम्स थे ये जो चाहते थे कि इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन आए। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मॉडर्नाइजेशन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे चेंजेस जो हैं वो इस्लाम भी अपने तरीके से अडॉप्ट करे और फिर आगे बढ़े। तो जदीदिस्ट जो है वो एक तरीके से एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम से आगे बढ़े। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. So 1904 जो साल है वो रशियन वर्कर्स के लिए काफ़ी ख़राब था। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. चीज़ों के जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई कि लोगों की जो रियल वेजेस हैं, जो वर्कर्स की रियल वेजेस हैं, वो 20% से कम हो गई। तो रियल वेज क्या होता है? मान लो एक वर्कर है, उसकी दिहाड़ी, उसकी वेज क्या है? 100 रुपये है। वो दिन का 100 रुपये कमाता है। अब इसको बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक बिस्किट का पैकेट आता है 5 रुपये का, मान लो अभी इसका प्राइस है 5 रुपये का, तो 100 रुपये के साथ ये कितने पैकेट्स खरीद पाएगा? ये 20 पैकेट जो है वो आसानी से बिस्किट के खरीद लेगा। बट अब हुआ क्या, इस बिस्किट के प्राइस बढ़ गए, ये 5 से बढ़कर 10 रुपये पर पैकेट हो गया। बिस्किट सेम है, उसकी क्वांटिटी सेम है, बट अब सेम बिस्किट का जो प्राइस है वो 5 से बढ़कर 10 हो गया। और जो वर्कर था उसकी वेज में कोई अंतर नहीं आया, उसकी वेज अभी भी 100 रुपये है। अब अगर वो बिस्किट खरीदने जाएगा तो उसके पास कितने पैकेट आ पाएंगे? वो 100 रुपये के साथ अब सिर्फ और सिर्फ 10 पैकेट ऑफ बिस्किट्स जो है वो खरीद पाएगा। पहले वो 20 पैकेट खरीद पा रहा था 100 रुपये के साथ, अब सेम 100 रुपये के साथ वो सिर्फ और सिर्फ 10 पैकेट खरीद पाएगा। इसका मतलब उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, उसकी जो रियल वेज है वो कम हो गई। कहने को मतलब जो नॉमिनल वेज है वो उसकी सेम है, पहले भी वो 100 रुपये कमाता था, अब भी वो 100 रुपये कमा रहा है, बट रियल वेज जो एक्चुअल उसकी वेज है जिससे वो सामान को खरीदेगा, अब उसमें कमी आ गई। पहले वो 100 रुपये के साथ 20 रुपये 20 पैकेट खरीद रहा था, अब वो 10 पैकेट खरीद पा रहा है। मतलब पहले जो वो 100 रुपये कमा रहा था उसकी कीमत 20 पैकेट जितनी थी, उसकी वैल्यू 20 पैकेट जितनी थी, अब वो घट कर कम होकर सिर्फ 10 पैकेट जितनी रह गई है। तो ये हो गया कि लोगों की रियल वेज में डिक्लाइन आना, कमी आनी। तो रशिया में इस टाइम पे प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोगों की ये जो रियल वेज है, लोगों की कुछ खरीदने की जो क्षमता है वो 20% से कम हो गई। उनकी नॉमिनल वेज सेम रही, वो उतना ही कमा रहे थे, बट क्योंकि प्राइस बढ़ चुके थे इस वजह से उनकी वेजेस, रियल वेजेस कम हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस टाइम पे बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं वो निकल के आ रही थी वर्कर्स की। तो इस पूरे माहौल में जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर रहे थे, तो बहुत नए नए मेंबर्स जो हैं वो लगातार एसोसिएशंस में ज्वाइन होते जा रहे थे। When four members of Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. 1904 में क्या हुआ, एक असेंबली थी, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जो कि 1904 में ही फॉर्म हुई थी। अब इस असेंबली के 4 मेंबर्स को ट्यूटिलिव आयरन वर्क्स ने डिसमिस कर दिया। एक तरीके से जो लोग थे, ये 4 वर्कर्स थे, वो यहाँ काम करते थे और यहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस एक्ट से, और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एक्शन की ज़रूरत है। एक तरीके से अब वो विरोध करना चाहते थे इस एक्ट का। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. अब जब इस तरीके से इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्शन की कॉल की तो उसके कई दिनों तक बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हुए, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई। तो लगभग 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक की, हड़ताल की, और ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि उनके जो काम करने के घंटे हैं, जितने टाइम वो काम करते हैं, वो कम होना चाहिए। पहले उनसे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तक भी उनसे एक एक दिन में काम कराया जाता था लगातार।
तो अब जो वर्कर्स थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो 8 होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो दिहाड़ी है वो बढ़नी चाहिए, और जिस कंडीशंस में वो काम करते हैं, जिस माहौल में वो काम करते हैं, वो भी बेटर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चारों तरफ गंदगी पड़ी है, स्मेल आ रही है और ऐसी सिचुएशन में लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो वर्कर्स अब ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी वर्किंग कंडीशंस बढ़ें, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो, और उनकी जो वेजेस हैं वो भी बढ़ें। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. अब एक प्रोसेशन था, एक तरीके से एक जत्था जो है वो फादर गैपॉन जिसको लीड कर रहे थे, वो विंटर पैलेस में बढ़ रहा था। विंटर पैलेस पहुंचा। अब इस जगह पे पहुंचते ही इस पूरे प्रोसेशन पे पुलिस ने हमला कर दिया, साथ ही साथ कोसैक्स ने हमला कर दिया। कोसैक्स कौन होते हैं? एक तरीके से जो घुड़सवार होते हैं, ऐसे सैनिक जो घोड़े पे सवार होते हैं। उन लोगों ने इस प्रोसेशन में जो वर्कर्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 100 वर्कर्स की जान चली गई और लगभग 300 वर्कर्स वोंडेड हो गए, उनको चोट लग गई, वो घायल हो गए। The incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 Revolution. इस पूरे इवेंट के बाद क्या हुआ, इस इवेंट को, ये इवेंट जो है मतलब ये प्रोसेशन पे जब पुलिस एंड कोसैक्स ने हमला किया तो वो संडे वाला दिन था, और क्योंकि इस पूरे इवेंट में इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोग घायल हो गए थे, तो इसको लोग ब्लडी संडे बुलाने लग गए। और फिर इस इवेंट के साथ बहुत सारे लगातार इवेंट्स हुए इस इवेंट के बाद, और धीरे धीरे करके लोग इस पूरे इवेंट को, इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को क्या बुलाने लग गए? 1905 रिवॉल्यूशन। Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walked-out campaign complaining about the lack of civil liberties. अब पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स हो रही थी। अब लगातार चारों तरफ कंट्री के हर एक हिस्से में देखने मिल रहा था कि लोग हड़ताल पर हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो चुकी थी। जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं अब वो ये कंप्लेन कर रही थी कि देश में सिविल लिबर्टी नहीं है। सिविल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि जब आपको आपके फ्रीडम राइट्स जो हैं वो गारंटी करके दिए जाएं किसी लॉ के थ्रू। जैसे हम हमारे देश में देखते हैं, हमारे पास फ्रीडम राइट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें गारंटी किए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड मिले हैं, और अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करेगा, कोई इनको वायलेट करेगा, तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं और जो न्याय है वो मांग सकते हैं। सो सिविल लिबर्टी का बेसिकली मतलब हो गया कि आपको जो राइट्स मिले हैं, आपको जो लिबर्टी के राइट्स मिले हैं, उनको कोई गारंटी कर रहा है लॉज के थ्रू। तो जो स्टूडेंट बॉडीज थी वो ये कह रही थी कि इस तरीके की सिविल लिबर्टी देश में नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, उन्हें गारंटी मिले लॉज के थ्रू। Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. अब अलग अलग जो प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और भी जो अदर मिडिल क्लास वर्कर्स थे, इन सब ने मिलके क्या किया? यूनियन ऑफ यूनियंस बना दी। यूनियन ऑफ यूनियंस मतलब इस तरीके से बहुत सारी यूनियंस थी। अब ये अलग अलग यूनियंस मिल के यूनियन बना रही थी। ये सारी यूनियंस मिल रही थी, इकट्ठा हो रही थी और एक बड़ी यूनियन बना रही थी। और ये यूनियन बना के क्या डिमांड कर रही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? ये एक ऐसी असेंबली है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, राइट। तो अब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ड्यूरिंग द 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा। सो इस पूरे रेवोल्यूशन के टाइम पे जो सार निकोलस है वो भी थोड़ा घबरा गया। वो भी समझ रहा था कि अगर लोग इसी तरीके से लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, स्ट्राइक करते रहे, तो उसकी गद्दी तो गई। तो उसने क्या किया? उसने लोगों की इस डिमांड को मान लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया, ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, देश में एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो है वो आएगी। एक ऐसी पार्लियामेंट आएगी जो कि इलेक्ट होगी, लोगों के द्वारा चुनकर आएगी, और वो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट होगी। एक तरीके से राजा को वो कंसल्ट करेगी, एडवाइस करेगी। और इस पार्लियामेंट का नाम क्या दिया? डूमा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. अब इस पूरे रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ही छोटे समय के लिए ये देखने मिला कि बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में अलग अलग ट्रेड यूनियंस निकल के आ रही हैं, अलग अलग फैक्ट्री कमिटीज़ निकल के आ रही हैं।
ये ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज़ क्या हैं? ये वर्कर्स के राइट की बात करती हैं। अलग-अलग वर्कर्स जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर अपने राइट्स की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेड यूनियंस हैं एंड फैक्ट्री कमिटीज़ हैं वो बहुत बड़े लेवल पे 1905 के रेवोल्यूशन के टाइम पे दिख रही थी। After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. बट 1905 के रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादातर ये जो कमिटीज़ थी, ज़्यादातर ये जो यूनियंस थी, अब वो अनऑफिशियली काम कर रही थी। मतलब एक तरीके से वो छिप के काम कर रही थी, वो पर्दे के पीछे काम कर रही थी, क्योंकि इन कमिटीज़ एंड यूनियंस को सार निकोलस टू ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया था। जो सार निकोलस टू हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी पावर पे किसी भी तरीके का कंट्रोल हो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी, अगर देश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी और उससे राजा की जो पावर है, राजा की जो गद्दी है, वो खतरे में हो जाएगी। तो इसीलिए जो राजा है, जो सार निकोलस टू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया। इस तरीके की कमिटीज़, यूनियंस, उनके फॉर्मेशन पे बैन लगा दिया, उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया। The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. अभी जो पहली डूमा इलेक्ट होकर आई थी, इसको सार निकोलस टू ने 75 डेज के अंदर अंदर डिसमिस कर दिया। मतलब फर्स्ट जो डूमा है वो सिर्फ 75 डेज बनी, उसके बाद सार निकोलस टू ने उसको डिसमिस कर दिया, उसको हटा दिया। और जो सेकेंड डूमा बनी, जो सेकेंड री इलेक्टेड डूमा आई, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ही काम कर पाई और 3 महीने के बाद उसको भी सार निकोलस टू ने डिसमिस कर दिया। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. सार निकोलस टू जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके पावर पे कोई सवाल उठाए या उनके पावर पे कोई रोक लगाए। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर कोई सवाल उठाए। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. अब जब थर्ड डूमा आई इलेक्ट होकर, तो उस टाइम पे सार निकोलस टू ने वोटिंग के जो लॉज हैं, जो वोटिंग के कानून थे, उनको चेंज कर दिया और थर्ड डूमा में सिर्फ और सिर्फ कैसे लोग थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। कंजर्वेटिव मतलब एक तरीके से पुराने ख्याल वाले। तो ये जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, ये चेंजेस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके से सिस्टम चला आ रहा है, जिस तरीके से सार निकोलस टू राजा बना हुआ है, वैसा ही रहे, उसको कोई पावर वगैरह बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है, उनसे भरी हुई थी थर्ड डूमा, और लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज थे वो थर्ड डूमा में नहीं थे। इसका मतलब कि सार निकोलस टू ने जैसे तैसे करके फर्स्ट डूमा उसने डिसमिस की, सेकंड उसने डिसमिस की और थर्ड डूमा उसने अपनी मर्जी की लाई, जिसमें उसके तरीके के लोग थे, जिसमें उसके पसंद के लोग थे, जो कि उसके खिलाफ ना जाएं। और जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे, उनको थर्ड डूमा से अलग रखा गया। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से 1905 में बहुत सारी सिचुएशंस ने मिलकर जो रेवोल्यूशन है उसे स्टार्ट किया, और जो वर्कर्स हैं अब वो और ज़्यादा जागरूक हो गए थे, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, अब और एक्टिवली अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे। अब वो ये डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने। सार निकोलस टू ने अलाउ भी कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, बट जैसा कि हमने लुई 16 के टाइम पे देखा था कि लुई 16 ने नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन को असेंट तो दे रही थी, बट वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं चाहता था। वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ कर रहा था। वो ऑस्ट्रिया पर्शिया के जो राजा हैं उनसे मिलकर कुछ ना कुछ साजिश रच रहा था। इसी तरीके से जो सार निकोलस टू हैं वो भी कर रहे थे। वो भी दिखाने के लिए तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि ठीक है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो है वो आनी चाहिए, उसको अलाउ कर दिया था, बट 75 डेज के अंदर अंदर ही उन्होंने उस डूमा को डिसमिस भी कर दिया। इसी तरीके से सेकेंड डूमा को भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसे लोग थे जो लिबरल्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे। तो उस वाली जो सेकंड वाली जो डूमा थी उसको भी हटा दिया और थर्ड डूमा में अपनी पसंद के लोग लाए, ताकि उनकी पावर को बहुत ज़्यादा कोई रोक ना सके।